हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बढ़िया होंगे, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये किस रेस्पेक्ट में? वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी अलग अलग चीजों में, अलग अलग टाइप की एनर्जीज में हम किस तरह ये ऑब्जर्व करते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है। हमने बात की बार बार पिछले वीडियोस में कि एनर्जी कंजर्व रहती है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट इन द प्रोसेस। कभी भी किसी भी प्रोसेस में वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। चलो, बॉडी की नहीं, सिस्टम की, ये हमें ध्यान रखना है, सिस्टम की एनर्जी। अच्छा, यानी हम ये कह सकते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। चलो, अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीट एनर्जी। एक एक करके हम सारी एनर्जी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हीट एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय हीट एनर्जी? क्या होता है बच्चों? एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा हमने एग्जांपल ले लिया। एक प्रोसेस हो रही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। फ्रिक्शन की तो हो रही है, जैसे मान लो इस सरफेस पे मुझे कहा जाए कि ये एक सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है, और इसके ऊपर इस ब्लॉक को यहाँ पर वेलोसिटी v के साथ मैंने छोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद ये यहाँ आके रुक जाएगा। v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अलावा कोई मैंने फोर्स नहीं लगाया, और ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता रहेगा, और ये डिपेंड करेगा इसकी मोशन के अकॉर्डिंग, और लास्ट में जाकर ये क्या करेगा? इसको रोक देगा। समझ में आया? तो इसको ये रोक देगा। तो जब ये ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर रेस्ट पे आ जाएगा। जब ये रेस्ट पे आ जाएगा तो इसका मतलब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पर इस ब्लॉक में, जो काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक में थी, वो यहाँ से गायब हो गई, है ना। हम कह सकते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, या मैं कहूं कि वर्क डन ऑन ब्लॉक इज लॉस्ट। खो गया, कहीं कहां चला गया? एनर्जी तो हमने दी नहीं इसको। जो पहले एनर्जी थी काइनेटिक, वो कहां चली गई? यहाँ तो हाइट भी नहीं बढ़ रही कि वो कन्वर्ट हो गई हो किसी पोटेंशियल एनर्जी में, तो कहां गई? तो बच्चों, एक्चुअली में होता है क्या है कि जैसे ही हम अपने दोनों पाम को इस तरह रगड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से इनके टेम्परेचर में राइजिंग हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा। द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक विल राइज। ये रेज हो जाएगा अपने आप टेम्परेचर, ड्यू टू किसके कारण? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। बहुत बढ़िया, ब्लॉक की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्या होता है बच्चों? जब फ्रिक्शन होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके साथ, जो सरफेस के साथ फ्रिक्शन कर रहा है, तो उसके मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv², वो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए v 0 हो गया, यानी ये सब गायब हो गई।
जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमारी एनर्जी खो गई है, वो कहाँ चली गई? वो इसके इंटरनल एनर्जी जो थी उसमें इंक्रीज के रूप में चली गई, वो इंक्रीज हो गई अंदर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी इसके चेंज हो गई इसमें, और उससे उनका इंक्रीज हो गई, क्या इंक्रीज हो गई इसका टेम्परेचर, इसकी इंटरनल एनर्जी, किसकी? उस ब्लॉक की जो वहां पर फ्रिक्शन में बिजी है, उसकी यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो गई। और ये इंक्रीज एनर्जी आई कहां से? इस काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ उससे। सो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी कहीं नहीं खोई, उसका वर्क डन जो हुआ उस ब्लॉक पर वो भी कहीं नहीं खोया। इट चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, लिख लो इसमें, द चेंज in काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन ट्रांसफर itself in the increment of internal energy of the ब्लॉक में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, उसमें वो चीज चेंज हो गई, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। और ये एनर्जी कौन सी है? इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी। अरे भाई जब एनर्जी ज्यादा आएगी तो मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे, आपस में कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम जो फील करते हैं दैट इज कॉल्ड राइजिंग इन द टेम्परेचर एंड कॉल्ड हीट एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। तो इस तरह हम देखते हैं कि एनर्जी यहाँ पर कंजर्व है, जितना यहाँ लॉस हुआ उतना इसकी खुद की एनर्जी इंक्रीज हो गई, और एनर्जी अभी भी टोटल सिस्टम की उतनी ही है जितनी यहाँ की उतनी यहाँ। समझ में आया ये चीज? अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं केमिकल एनर्जी। बहुत पढ़ते रहो, कंटिन्यू रखो अपनी स्टडी, इसको लगातार चीजों को समझने की कोशिश करो, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल एनर्जी। क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल एनर्जी। बात करेंगे केमिकल एनर्जी। तो बच्चों केमिकल एनर्जी कैसे रिलीज होती है? आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले केमिकल एनर्जी कहां से शुरू हुई थी? जब पत्थर मारा, पत्थर से पत्थर के ऊपर लगी आग निकली अगेन, तो ये आपने देखा होगा कि वहां पर उस आग का जब आविष्कार हुआ, फायर जब इन्वेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद केमिकल्स की रिएक्शन शुरू हुई, आग से पूरे जंगल के जंगल जलाने लगे, हम अपना खाना बनाने लगे। ये सारी केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शन होती क्यों है? जब ये समझ में आ जाएगा तो केमिकल एनर्जी में कंजर्वेशन भी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर बहुत ज्यादा ये स्टेबल नहीं होते, इनस्टेबल पोजीशन में होते हैं। कैसी पोजीशन में होता है? इनस्टेबल पोजीशन। केमिस्ट्री में और बढ़िया से पढ़ो, इनस्टेबल पोजीशन में होता है। और स्टेबल पोजीशन जो होती है, ये हमेशा हर आदमी आरामदायक स्थिति में रहना चाहता है। तो जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो आराम से रहना चाहिए, है ना? वो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा एनर्जी उनके पास है, सब रेस्ट करना चाहते हैं। प्रकृति में सब बच्चे भी रेस्ट करना चाहते हैं, टीचर भी रेस्ट करना चाहते हैं, यानी उनके अंदर एनर्जी कम से कम रखना चाहते हैं, नींद लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स जितने भी होते हैं वो इनस्टेबल पोजीशन में होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब इनस्टेबल पोजीशन में रहते हैं तो वो किस में आना चाहते हैं? वो हमेशा स्टेबल पोजीशन में आना चाहते हैं। किस पोजीशन में आना चाहते हैं? स्टेबल। और इसमें आने की प्रोसेस में जो काम होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस।
केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब वो रिएक्टेंट्स इनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन में आना चाहते हैं। तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा, दो काम हो सकते हैं। ज्यादातर जितनी भी ये आपकी पोजीशंस होती है, जो स्टेबल पोजीशन होती है, उसकी एनर्जी ऑफ स्टेबल पोजीशन, मैं यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको एनर्जी के बारे में बताने के लिए हूँ कि स्टेबल पोजीशन की जो एनर्जी होगी वो हमेशा कम होती है एनर्जी ऑफ इनस्टेबल पोजीशन, है ना। जिसकी जेब में पैसा होगा वो ज्यादा उछलेगा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा उछलेगा, वो स्थायी नहीं रह सकता, वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबल पोजीशन की कम होती है। तो जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद स्टेबल पोजीशन में आएगा तो उसकी एनर्जी किसी न किसी रूप में निकलेगी। और जिस रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एनर्जी रिलीज होती है उसमें, ठीक है। पहले दो रिएक्टेंट्स होते हैं, मान लो दो कोई चीज लेनी, उनमें रिएक्शन हुई, तीसरी चीज बनी, उसके साथ साथ हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, है ना, किसी न किसी। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और वहां पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है, राइज होता है, ठीक है। कुछ ऐसी भी होती है जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होकर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उनको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। उनको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आएगा, समझ में आए ना। ये एंडोथर्मिक हो गई जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब कब होगी, जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आएंगे उनकी एनर्जी से, मान लीजिए कि यहां पर ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, ठीक है। तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट्स की कम है तो क्या होगा, पहले एनर्जी कम होगी, उसके बाद जो आए उनकी एनर्जी कितनी होगी, ज्यादा होगी। तो बैलेंस कैसे होगा कि उसके अंदर हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर दें, यहां पर रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब जिस रिएक्शन में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी खींच लेता है, इसका मतलब जो वहां आसपास पड़ोस का जो एनवायरनमेंट होगा वहां में टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर कैसा होगा, वहां पर डाउन होगा, बट स्टिल द एनर्जी इज कंजर्व। जो हम एनर्जीज के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल कंसेप्ट पढ़ना है अपने सिलेबस में, बस इतना ही है। तो यहां मैंने लिखा था कि टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम ऑफ द सिस्टम। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बारे में आप लोग जानते हो कि पॉजिटिव अगर दोनों चार्जेज हैं तो वो रिपेल करेंगे, है ना, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेज है, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से चार्जेस के अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से वहां पर एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी दी भी जाती है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है तो बच्चों उसके कारण उसको हम यूज भी करते हैं, जैसे आयरन में, है ना, प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी निकलती है थर्मल एनर्जी के रूप में, उसको हम यूज करते हैं, है ना, अपने प्रेस करने में। हीटर में हम ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते, हीटर में, इलेक्ट्रिक रॉड्स में,
इलेक्ट्रिक रोड्स में। तो इसका रीजन जो होता है रिपल्सन एंड अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। समझ में आया? हाँ, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन अमंग द चार्जेस। इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर आपको जो एनर्जी है वो रिलीज होती है एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और विदाउट एनर्जी तो हम करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी नहीं सकते, है ना। तो उसका ट्रांसमिशन भी थ्रू द एनर्जी, और उसमें भी एनर्जी सारी की सारी कंजर्व होती है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी हीट एनर्जी के रूप में। तो बच्चों एक तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होगी, है ना। एक हम बात कर लेते हैं मास और एनर्जी, मास और एनर्जी का रिलेशन। जो जो चीजें अपने सिलेबस में वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका बीच में क्या रिलेशन होता है ये बहुत ही महान आदमी आइंस्टीन ने बता दिया था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि E इज इक्वल टू mc², where m is mass of the particle, m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल है। कोई भी पार्टिकल उसका मास कितना है, और c कितना है बच्चों? c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये m और c की यहां से हम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, और मान लीजिए कि मैं m को ले लेता हूं 1 kg, कि भाई 1 kg से क्या फर्क पड़ता है, तो कितने जूल एनर्जी 1 kg ऑफ मास में होती है? कैलकुलेट करके देखो। m का मतलब 1, c का मतलब 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर जूल। कितने जूल आ गए बच्चों? 9 × 10⁻16 जूल। कहने का मतलब है कि 1 kg में इतनी एनर्जी है कि पूरे संसार को खत्म कर दे, पूरे संसार को खत्म कर दे। इतनी एनर्जी केवल 1 kg में है। समझ में आया? इसी को यूज करते हैं। बाद में न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट आया, और न्यूक्लियर एनर्जी का क्या कंसेप्ट है इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। बहुत सिंपल है उसमें बात, है ना। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका कंसेप्ट यहीं से आया हुआ है। E इज इक्वल टू mc² से उन्होंने पिक किया इसको। और एक्चुअली में न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका इतना जितना बड़ा नाम है उतना ही सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट सिंपल कैसे? उसके अंदर हम काम में लेते हैं यूरेनियम। मैं उसमें दो रिएक्शन मैंने, एक तो है फिजन और दूसरा है फ्यूजन। दूसरा क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन की मदद से इस U-235 को तोड़ा जाता है। इसके अंदर एक न्यूट्रॉन से अटैक करवाया जाता है जिससे ये टूट जाए, तो दो एलिमेंट बढ़ जाते हैं। बाकी मैं उन एलिमेंट की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। उनको अंदर दो एलिमेंट बढ़ जाते हैं और फर्दर न्यूट्रॉन्स वहां से मिलते हैं, जो कि और जितने भी न्यूक्लियस है उनको तोड़ने के काम आता है। होता क्या है कि जो इसका वेट है, इसका जो मास है वो ज्यादा है, रिएक्टेंट्स का जो मास है इसका मास ही ज्यादा है इस जो प्रोडक्ट्स है उनसे। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल कंसेप्ट है, इसका मास इनके मास से ज्यादा है। तो कुछ मास यहां पर गायब हो गया, कुछ मास क्या हुआ? गायब हो गया। सम मास इज लॉस्ट, सम मास इज लॉस्ट। और वो गायब कहां हो गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वो एनर्जी कितनी थी? जो मास गायब हुआ उसको मल्टीप्लाई करेंगे c² से। इसको बोलते हैं मास डेसिपेट, है ना।
तो ये मास जो गायब हुआ वो इस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी निकलेगी और वो कितनी निकलेगी, डेल एम सी स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी खतरनाक होती है हम जानते हैं। आज तो प्लूटोनियम भी काम में ले लेते हैं आपको, है ना। यूरेनियम के साथ साथ कौन सा लेने लग गए, प्लूटोनियम, वो इजीली अवेलेबल है। तो एटम बॉम्ब वगैरह बनाते हैं तो उसमें एक ही न्यूट्रॉन काफी है पूरे मटेरियल को ब्लास्ट करने के लिए, और उससे इनफाइनाइट टाइप ऑफ एनर्जी वहां पर मिलती है अपने, और उसकी वैल्यू किससे हम निकालते हैं, डेल एम सी स्क्वायर। फ्यूजन में क्या होता है, दो जो न्यूक्लियस होते हैं, मान लो हाइड्रोजन के मैंने ले लिए, दोनों मिलते हैं और मिलके कुछ ना कुछ बनाते हैं। अगेन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास से ज्यादा होता है। सेम कंसेप्ट लगेगा, एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी विल बी वेरी वेरी हाई। और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पर ये वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टाइप का काम करती है, बहुत ही मतलब नुकसान करती है। तो बच्चों ये चीज़ है आपकी कंसेप्ट है इस न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन क्या यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो रही, बिल्कुल हो रही है ना। जो यहाँ पर एनर्जी थी उतनी एनर्जी यहाँ पर है ना। जो कम हो रहा था मास वो किसमें चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया। इसका मतलब यह है कि मास भी एनर्जी, मास और एनर्जी को अलग अलग हम नहीं कर सकते, दोनों एसोसिएटेड है एंड इट इज टोल्ड बाय आइंस्टीन। समझ में आया, मैंने कुछ एनर्जीज के बारे में आपको डिस्कस किया है। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो आप लोग जैसे ही वीडियो आपके सामने आता है बिल्कुल आप उसको जरूर देखें। कंटिन्यू स्टडीज, पढ़ते रहिए बच्चों। बाय।